नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो? तो चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि कल जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई तो कुछ स्टूडेंट की ये कमेंट थी कि सर समझ में नहीं आ रहा। देखो, समझ में ना आने का सबसे बड़ा जो इशू है ना, रीजन जो समझ में ना आने का है वो है आपके पास बुक नहीं है। जब तक आप हिस्ट्री की बुक को सामने रखकर नहीं पढ़ोगे, तब तक चीजों को अंडरलाइन नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आने की। ये हिस्ट्री है मेरे भाई, कोई मैथ्स नहीं है कि ट्रिक लगाई और निकाल लिया। ठीक है, चलो खैर, जितना कोशिश करते हैं समझाने की आपको। जिनके पास बुक नहीं है उनका मैंने बताया था कि हमारा जो कैंपस का नंबर है, उस कैंपस के नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। चैप्टर की जो प्रिंट आउट है, चैप्टर के जो पूरे चैप्टर की जो पीडीएफ है, पूरे चैप्टर से पीडीएफ में, वो पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको अपने लैपटॉप वगैरह पे खोल कर रखें और वीडियो को आप मोबाइल से देखते रहे। ठीक है, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगे, एक बार चैप्टर पढ़ लो। उसके बाद सबसे पहले फर्स्टली आज मैं बात करूंगा आपके सामने। जो देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स है और इधर मेरी हेडिंग नंबर 1 है। ठीक है, पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ से खड़ा पहला पॉइंट है, इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू, a French artist, prepared a series of 4 print visualizing his dreams of a world made up of democratic and social republic, democratic and social republic as he called them। ठीक है, तो वो 1848 में, ठीक है, एक आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोल्यू नाम के, एक आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोल्यू ने एक डायग्राम बनाया था, एक पिक्चर बनाई थी, 4 चित्रों वाली पिक्चर बनाई थी। चार जो अलग अलग पिक्चर्स थी वो उसमें ऐड हुई थी, और चारों पिक्चर्स अलग अलग ढंग और तरीके की थी। अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम था ऐसा कि एक लेडीज थी, एक लेडीज थी, क्योंकि फ्रांसीसी लोग जो थे ना, फ्रांसीसी जो कलाकार थे, वो कलाकार अगर स्वतंत्रता की कोई भी घटना होती तो उसको महिलाओं के रूप में पेश करते थे। ठीक है, वुमेन के रूप में दिखाते थे उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्रेडरिक सोल्यू ने डायग्राम बनाया, पिक्चर बनाई, ठीक है, देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, ये है वो पिक्चर, ठीक है, जो बनाई थी। इस पिक्चर में एक लेडीज है और लेडीज के एक हाथ में लाइटिंग है, मसाल है, दूसरे हाथ में फंडामेंटल राइट्स है। उसका मतलब था कि ये लाइटिंग जब तक जलती रहेगी जब तक कि हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें नहीं मिल जाओगे। तो ऐसा कुछ सोचा था। और फ्रेडरिक सोल्यू ने क्या विजुलाइजिंग किया था कि जब हम स्वतंत्र हो जाओगे या जब हम डेमोक्रेटिक हो जाओगे पूर्ण रूप से, मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दें, खत्म करने के बाद डेमोक्रेसी आएगी, और डेमोक्रेसी के बाद एक जो देश होगा वो कैसा होगा। ठीक है, ये विजुलाइजिंग किया था उसने, कल्पना की थी ये। ठीक है, तो कल्पना मैंने बताया, 4 अलग अलग डायग्राम उसने उसने ऐड किए थे। उसके बाद में उस टाइम पर जब ये पिक्चर बनाई गई, उस टाइम पे यूएसए और जर्मनी, नो सॉरी, यूएसए और स्विट्जरलैंड, यूएसए और स्विट्जरलैंड ये अलग राष्ट्र बन चुके थे। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक हो चुके थे उस टाइम पर। तो उसने उन्हीं को लेके एग्जांपल्स लेके और अपनी पिक्चर में ऐसा बनाया। और देखो कितनी शानदार पिक्चर थी उसके, मतलब सारे जितने भी देश थे ना, सभी देश के नागरिक लाइन में लग रहे थे, और बराबर में जो कूड़ा करकट पड़ा था, कूड़ा करकट में उसने दिखाते कि मोनार्की सिस्टम का कूड़ा करकट है, इसका मतलब ये मोनार्की सिस्टम खत्म कर दिया हमने, और कैसे कूड़े में भगा दिया। ठीक है, कूड़े में डाल दिया। और इधर ऊपर की साइड में ईसा मसीह की डायग्राम था। ईसा मसीह का डायग्राम इसीलिए था क्योंकि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है, धार्मिक तरीके से भी और वैसे भी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर ईसाई है, नॉर्मली सी बात है, और ईसाइयों की आस्था बाइबिल, और बाइबिल मतलब ईसा मसीह के अंदर में रहती है। तो ईसा मसीह उसने सबसे ऊपर हाईलाइट करके दिखाए, और ईसा मसीह मतलब सब चीजों के पीछे ईसा मसीह है, ऐसा उन्होंने शो किया कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को जोड़ो। तो ये डायग्राम था इस तरीके से कुछ। अब बात में है आर्टिस्ट ऑफ टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। उस टाइम पे जो फ्रांसीसी कलाकार थे वो स्वतंत्रता को एक नारी का रूप देते थे, एक वुमेन के रूप में स्वतंत्रता को दिखाते थे, या जो क्रांति थी रेवोल्यूशन को शो करते थे, किसके रूप में, ए फीमेल फिगर, एक महिला के चित्र में रेवोल्यूशन को शो करते थे। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सोयूज यूथोपियन विजन, अकॉर्डिंग टू सोयूज, सोयूज के अकॉर्डिंग अथोपियन विजन, अथोपियन विजन का मतलब कल्पना दर्श, कल्पना दर्श का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, विजुलाइजिंग करना। ठीक है, कल्पना करना, यार काश मैं डीएम होता तो ये करता वो करता, काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो ये करता वो करता। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कल्पना करता हूं, तो विजुलाइजिंग है ये। ठीक है, विजुलाइजिंग, विजुलाइज करना। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज extinct nation आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कुछ राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण हुआ, कुछ क्रांति के झंडों का निर्माण हुआ, जिनसे क्रांतिकारों की एक अलग पहचान बनी। ठीक है, जैसे आप लोग कावड़ वगैरह लेने के लिए जाते हो तो जो भोलेनाथ का झंडा लेकर जाते हो ना आप,
ठीक है, बम बम बोले तो उससे क्या होगा कि आपका बढ़िया हो। तो इसी तरह यहाँ से क्या होगा, यहाँ जब क्रांति फैली तो क्रांति के झंडे बनाएंगे, ट्रिकुलर झंडा बनाएगा, तिरंगा एक नया, और एक नया तिरंगा किसको शो करता था, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन को शो करता था। तो यही ध्यान में रखना है आपको। तो एक नए झंडे का निर्माण हुआ जिससे लोगों की पहचान बननी शुरू हुई कि हाँ भाई इसके हाथ में तो क्रांति का झंडा है, इसका मतलब ये क्रांतिकारी है, ये डेमोक्रेटिक बनाना चाह रहा ऐसा। उसके बाद में दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइजिंग बाय सोरियू। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. उसके बाद है फैक्ट नंबर 6, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंज, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंज वाज द इमर्ज ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट होता है राष्ट्र राज्य, ठीक है, नेशन स्टेट राष्ट्र राज्यों का निर्माण, ठीक है, राष्ट्र राज्य इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टी, मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर्स ऑफ एम्पायर, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेशन स्टेट बनाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ चाहिए, इसका मतलब ये था कि रेवोल्यूशन को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता थी, ठीक है। और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो मल्टीनेशनल डायनेस्टी थी ना, मल्टीनेशनल डायनेस्टी जो बड़े बड़े जो घराने थे उनको भी साथ लेकर चलना जरूरी था, ठीक। ए नेशन स्टेट इन विच ए सेंट्रलाइज्ड पावर, ठीक है, एक्साइज sovereign control, sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. उसके बाद में है but a nation state was one in which the majority of its citizen and not only its rulers came to develop a sense of common identity and share history or descent. ठीक है, तो ये इतना जो नोट्स मैंने आपको क्लैरिफाई किया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में से आपको इस पार्ट में तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर देखो मैं बता दूं इसमें इंपोर्टेंट क्या है, तो इंपोर्टेंट ये है 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने पिक्चर बनाई, तो 1848 में फ्रेडरिक सोल्यू नाम के आर्टिस्ट ने एक पिक्चर बनाई। सर कब बनाई थी, तो 1848 में बनाई थी। क्या शो किया था उसने, उसमें 4 डायग्राम जोड़े थे, 4 अलग अलग पिक्चर उसने ऐड की थी, तो 4 तस्वीरें मिलाकर एक पिक्चर बनाई थी उसने, ठीक है। अच्छा उसमें क्या बताया गया था, एक लेडीज का डायग्राम था, लेडीज के एक हाथ में लाइटिंग थी, दूसरे हाथ में फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार, ठीक है। और मतलब क्या होता, मींस क्या होगा इसका, कि ये मसाल जब तक जलेगी जब तक कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल जाते, ठीक है। तो ये ध्यान था। उसके बाद हम चलते हैं द सेकंड हेडिंग पे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है। अब इसकी तरफ मैं थोड़ा कैमरे का फोकस बढ़ाता हूँ, आप भाई इनके नोट्स वगैरह बनाते रहो आप लोग साथ साथ में, फिर लेट हो जाते हैं, फिर समझ में नहीं आती चीजें। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग है मेरी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति और राज्य के विचार, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति एंड और द आइडिया ऑफ द नेशन, राष्ट्र के विचार, आइडिया होता है विचार और नेशन होता है राष्ट्र, राष्ट्र के विचार, ठीक है। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. 1789 में देखो ये फ्रांस रेवोल्यूशन इन 1789, 1789 में ही फ्रांस की राज्य क्रांति शुरू हो चुकी थी और 1789 के बाद से ही नए राष्ट्र के विचार आने शुरू हो गए थे। नए राष्ट्र के विचार कैसे होते हैं सर, कि जब हमारा ऐसे होते हैं जैसे हमारा एक देश होगा, उस देश में मेट्रो चलेगी, एरोप्लेन्स चलेंगे, उस देश को हमें कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है, कहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स बनानी है, हमें कैसी अपना पार्लियामेंट बनाना होगा, कैसी गवर्नमेंट बनानी है, कैसे डिपार्टमेंट बनाने हैं, तो ये सारी चीजें कहीं में ये विजुअलाइज करनी पड़ती है। हमारा ऐसा होगा, आपने देखा होगा जब राजनीति होती है ना, जब पॉलिटिकल चुनाव होते हैं और इलेक्शन जब हो गए, इलेक्शन में अगर कोई नया कैंडिडेट उठता है तो वो एक रास्ते पे चलता है और रास्ते पे चलने के पीछे पीछे जो पहले बैकवर्ड एरिया था वो सारा फॉरवर्ड होता दिखाई देता है। इसका मतलब वो 3D फिल्में बनाई जाती है, 3D वीडियोस बनाई जाती है, जिसके माध्यम से विजुअलाइज करा जाता है कि हाँ अगर हमने इसको वोट दी और ये जीता तो ऐसा ऐसा इतनी तेजी से डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें 1789 में सोचनी शुरू हो गई थी। 1789 के बाद में जब क्रांति शुरू हुई तो उसके बाद में विजुअलाइजिंग करना शुरू कर दिया था लोगों ने। उसके बाद था पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, ठीक है, राजनीतिक और जो पॉलिटिकल होते हैं राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं संवैधानिक, राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव आने शुरू हुए दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ ही जो राजनीतिक
परिणाम जो राजनीतिक सुधार थे और संवैधानिक सुधार थे होने शुरू हो गए, ठीक है, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेश सिटीजंस, ठीक है। देखो मतलब फ्रांसीसी जो रेवोल्यूशन थी उसका मानना ये था कि मतलब फ्रांस रेवोल्यूशन के अंदर जो क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि हम फ्रांस को डेमोक्रेटिक कराएंगे और फ्रांस के अंदर जो मोनार्की सिस्टम है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसी चीज के पीछे वो रेवोल्यूशन हुई थी और विचार भी उनके मोनार्की सिस्टम को बंद करने, खत्म करने और अपने नेशन स्टेट बनाने का था, ठीक है। द आइडिया ऑफ ला पेट्रिया, देखो ला पेट्रिया के जो विचार थे, जब नया विचार आया फ्रांसीसी रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ला पेट्रिया क्या था? ला पेट्रिया जो था, ला पेट्रिया था पितृभक्ति समाज, ठीक है। ला पेट्रिया और ली सिटोन, तो ली सिटोन को नागरिक बोलते हैं, द सिटीजंस नागरिक, ये ध्यान रखना। ला पेट्रिया पितृभक्ति और ली सिटोन को नागरिक, ठीक है। emphasized the nation of united community enjoying equal rights under a constitution, ठीक है। तो जब फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुई, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के अंदर लोगों को जोड़ने का या सभी संप्रदाय का मतलब होता है कास्ट रिलीजन, सभी धर्मों या सभी कास्ट या सभी कम्युनिटी को आपस में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था और जिसके लिए उन्होंने मतलब समुदाय को जोड़ने के लिए कुछ चीजों का निर्माण किया और उनका यूज भी किया, जैसे लॉ पेट्रिया पितृभक्ति समाज, ठीक है, जो पिता कहेगा वही होगा, ठीक है, सारी चीजें। और ली साइटोन जो नागरिक होते हैं, नागरिक होगा। उसके बाद मतलब स्टेट जर्नल का चुनाव हुआ, ठीक है। उसी दौरान देखो जब यहाँ पे इतना है ला पेट्रिया और ली सिटोन, इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में एक तिरंगे झंडे का निर्माण हुआ, एक ट्रिकुलर फ्लैग बनाया गया, तिरंगा झंडा, और उस तिरंगे झंडे को क्रांतिकारियों के हाथ में दिया गया, ठीक है। भाई फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक नया तिरंगा झंडा बना के सामने लाया गया और जो नया तिरंगा झंडा था ना वो सभी क्रांतिकारियों के हाथ में दिया गया, मतलब क्रांति का झंडा तैयार कर दिया उन्होंने। और जब क्रांति का झंडा तैयार करे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रांति में थे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में क्रांति का ट्रिकुलर फ्लैग था, तो ट्रिकुलर फ्लैग के सामने जो मोनार्की सिस्टम वाला झंडा था ना, राजतंत्र का जो झंडा था वो छोटा पड़ गया। छोटा यानी कि आकार में बड़ा था, क्योंकि उसके भाई मोनार्की सिस्टम के तो चाहने वाले कम थे, मोनार्की सिस्टम के तो कम थे चाहने वाले, उससे उनकी चाह कम, उनकी इंपोर्टेंस कम होगी झंडे की। और जो नया रेवोल्यूशन फ्लैग आया, ट्रिकुलर फ्लैग आया, वो ज्यादातर लोगों के हाथ में था। अब जो रेवोल्यूशन फ्लैग है ना, ट्रिकुलर फ्लैग की इंपोर्टेंस बढ़ गई। इंपोर्टेंस कैसे बढ़ गई? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में ट्रिकुलर फ्लैग था और वो ट्रिकुलर फ्लैग ही क्रांति का झंडा बनाया गया और उसका एक अपना उद्देश्य और अपना महत्व हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड, राज्य में स्टेट जर्नल के चुनाव हुए। स्टेट जर्नल के चुनाव होने के बाद में, स्टेट जर्नल के चुनाव होने के बाद में जब वो जीत गया और जीतने के बाद में जो स्टेट जर्नल था ना, स्टेट जर्नल का नाम बदल के क्या रखेगा? द नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जर्नल के चुनाव के बाद जब जीत हुई, जीत के बाद में स्टेट जर्नल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? द नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, नेशनल कस्टम सॉरी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज and dues were abolished and a uniform system of weight and measures was adopting variety of delicts। तो इसका मतलब है जो आंतरिक आयात और आयात शुल्क थे, आंतरिक उत्पादन शुल्क जो थे, आंतरिक आयात शुल्क जो थे, जैसे इंटरनल एक्सपोर्ट टैक्स, इंटरनल, ठीक है, इंपोर्ट टैक्स, तो ये टैक्सेस जो थे इनको हटा दिया गया, ठीक है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए या कोई भी चीजों का आदान प्रदान या प्रोडक्शन या फिर मार्केटिंग करने के लिए लोग बाग इधर से उधर जाते थे अपने राज्य में, अपने ही देश के राज्यों में, तो उन पर टैक्स लगाया जाता था। तो स्टेट जनरल के चुनाव के बाद में जब नेशनल असेंबली बनी तो इतना सुधार हुआ कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी, इंटरनल कस्टम ड्यूटी को फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में है डिसाइड दीज थ्री डोमिनेट ग्रुप्स there are also lived within the boundaries of the empire. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैंने इतना ही बताया, इस टॉपिक में इतना ही इंपॉर्टेंट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र के विचार की
फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, उसके बाद से लोगों ने विजुअलाइजिंग करना शुरू कर दिया था कि हमारा देश कैसा होगा आगे चल के। उसके बाद में क्रांतिकारियों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि हम मिलकर मोनार्की सिस्टम को खत्म कर देंगे, और मोनार्की सिस्टम को खत्म करने के बाद अपने आप को और अपने देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाओगे, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कंट्री क्या होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री, जो डेमोक्रेसी के द्वारा चलती है। डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? प्रजा द्वारा मतलब प्रजा ही चुनेगी एक आदमी को, प्रजा एक आदमी को, बहुत सारे लोग मिलकर एक आदमी को चुनते हैं, बहुत सारे देश की जनता एक आदमी को चुनेगी, और उसी उसी आदमी को, ठीक है, या तो पीएम प्रधानमंत्री और या फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बना देंगे, और फिर वही लोग निर्णय लेगा। और जब वो लोग निर्णय लेंगे तो फिर क्या होगा भाई? वो तो जन के हित में लेंगे ना, पब्लिक में से निकल कर आ रहा, तो पब्लिक के बारे में सोचेगा। अब वो पहले मोनार्की सिस्टम में क्या था? राजा हुए थे, उन्हें क्या पता था गरीबी क्या चीज होती है? तो ना उन्हें गरीब, ना उन्होंने कभी गरीबी देखी और ना महसूस की, तो वे क्या जाने गरीबी क्या है। तो इसलिए उनका मतलब अलग था, उनका मीन्स अलग था हर काम को लेके। और डेमोक्रेटिव लोग अच्छे थे, ठीक है, डेमोक्रेसी चाहते थे लोग बात ज्यादातर, इतने परेशान हो चुके थे। तो उसके बाद में क्या हुआ? वहां पे क्रांतिकारी बहुत ज्यादा हो गए जब, ठीक है, ज्यादातर देश में क्रांतिकारी घटना होने लगी, क्रांतिकारियों की भीड़ बढ़ने लगी। तब क्रांतिकारियों ने, फ्रांस रेवोल्यूशन ने, फ्रांसीसी क्रांति ने अपना एक नया झंडा बना दिया जिसका नाम था ट्रिकुलर, नया तिरंगा झंडा तैयार करा। तो नया तिरंगा झंडा जब तैयार हुआ तो ज्यादातर लोगों के, फ्रांस के ज्यादातर लोगों के हाथ में नया तिरंगा झंडा था, जिसके सामने मोनार्की सिस्टम का जो झंडा था वो कम हो गया दोस्तों, ठीक है, उसकी इंपोर्टेंस घट गई क्योंकि उसके चाहने वाले कम हो गए, और जो फ्रांसीसी झंडा था उसके चाहने वाले ज्यादा हो गए। तो जब चाहने वाले ज्यादा हुए, ठीक है, मतलब झंडे से भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और उसके बाद में फिर चुनाव हुए, स्टेट जनरल के चुनाव हुए, चुनाव जीतने के बाद में स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या हुआ? नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। और नेशनल असेंबली जब हुआ उसके बाद में बहुत सारे सुधार हुए। सबसे पहला सुधार जो हुआ तो वो इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो थी उनको खत्म करने का था। इंटरनल कस्टम ड्यूटी, आयात का जो शुल्क था, ठीक है, आंतरिक आयात शुल्क वो समाप्त कर दिया पूर्णतः। आंतरिक आयात शुल्क का मतलब होता है, अगर सपोज करो मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ और अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ, तब अगर मैं उत्तर प्रदेश से हरियाणा के अंदर अपना प्रोडक्ट लेकर जाऊं तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, ऐसा समझो बस आप, ठीक है। लेकिन जब नेशनल असेंबली बनाएगी तो वो टैक्स सब खत्म होगा, लोग अपने व्यापार करने के लिए कहीं भी जा सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट पहले से विकसित कॉन्टिनेंट था और यूरोप के आदमी पहले से बिजनेसलाइजेशन पे विश्वास रखते थे, ठीक है। और ये नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन ने यूरोप कॉन्टिनेंट को बढ़िया का देश कहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इसके बाद वाले में, ठीक है, धन्यवाद।